नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रेमचंद के अंतर्गत हम उनके उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि आदि को पढ़ चुके हैं। आज हम हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी का क्या स्थान है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद जी के आगमन से पूर्व उपन्यास केवल मनोरंजन का ही साधन माना जाता था। हिंदी में उपन्यास का शुभ आरंभ तो भारतेंदु जी के समय से ही हो गया था। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास श्रद्धाराम फुलोरी का भाग्यवती कहलाता है, जिसकी रचना 1877 ईस्वी में हुई थी। यह एक शिक्षाप्रद उपन्यास है। इसके पश्चात श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु उपन्यास भी मौलिक रचना है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की भावना का भी निरूपण हुआ है। इस समय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की बड़ी ही लोकप्रियता रही। उनके उपन्यासों में नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता संतति अधिक प्रसिद्ध है। इनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति रहे। ये उपन्यास तिलस्म और अय्यारी से संबंधित है। इस काल में अधिकांश उपन्यास ऐसे ही लिखे गए जिनमें घटना वैचित्र्य और चमत्कार के द्वारा लोगों का मनोरंजन होता था। इन उपन्यासों का साहित्यिक महत्व तो नहीं के बराबर है, केवल भाषा प्रचार की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तत्पश्चात किशोरीलाल गोस्वामी के कई उपन्यास मिलते हैं, जिनमें प्रेम तत्व, सुधार भावना, घटना वैचित्र्य, आदर्शात्मकता, कल्पनाशीलता, ऐतिहासिकता, चमत्कार प्रियता आदि गुण विद्यमान हैं। इन्होंने सामाजिक समस्याओं के समाधान भी अपने उपन्यासों में अंकित किए हैं, किंतु इनमें भी उपन्यास का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि अभी तक न तो हिंदी में उपन्यास लेखन की कोई निश्चित प्रणाली प्रारंभ हुई थी और न ही उपन्यास का कोई लक्ष्य निर्धारित हुआ था। सभी लेखक अपनी अपनी रुचि के अनुसार उपन्यास लिखा करते थे और पाठकों का मनोरंजन करने हेतु अधिक से अधिक चमत्कार दिखाने का प्रयास करते थे। हाँ, इतना अवश्य है कि ये सारे उपन्यास खड़ी बोली हिंदी में लिखे जाते थे और सभी के अंदर कोई न कोई क्रमबद्ध कथा अवश्य होती थी, जो कभी कल्पित तो कभी वास्तविक होती थी, कभी उपदेशात्मक तो कभी शिक्षाप्रद, कभी सामाजिक तो कभी धार्मिक हुआ करती थी और कभी पौराणिक और ऐतिहासिक भी होती थी। प्राय सभी उपन्यासों में घटनाओं, चरित्रों तथा उनसे संबंधित वस्तुओं का ऐसा वर्णन किया जाता था जो अस्वाभाविक भी न लगे और जो पाठकों के मनोरंजन का साधन बन जाए। इसलिए प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी उपन्यास वर्णनात्मक आख्यान के अलावा और कुछ भी नहीं था। प्रेमचंद के आते ही हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में स्थिरता आई, उपन्यास की रूपरेखा निश्चित हुई। वह अपने कलात्मक स्वरूप और लक्ष्य को पहचान कर आगे बढ़ा। इतना अवश्य है कि इस समय हिंदी उपन्यास पर पाश्चात्य उपन्यासों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। फिर भी हिंदी उपन्यास में भारतीय देशकाल का स्वतंत्र एवं मौलिक चित्रण होने लगा। अब उपन्यास एक ऐसी काल्पनिक कृति बन गया था जो गद्य के माध्यम से आख्यान विशेष की सहायता लेकर सामाजिक जीवन के किसी स्वरूप का यथार्थ चित्रण करने लगा और उस जीवन की मार्मिक व्याख्या भी प्रस्तुत करने लगा। अब उपन्यास तिलस्म और जासूस के चमत्कारपूर्ण जंजाल से निकलकर यथार्थ जीवन के ठोस धरातल पर लिखे जाने लगे और कोई उपदेशात्मक अथवा भावुकतापूर्ण आख्यान प्रस्तुत नहीं करके सामाजिक प्रगति और जीवन की वास्तविकता का बोध कराने लगे थे।
अभी तक हिंदी उपन्यास पर जो हिंदी के रीतिकालीन साहित्य के संस्कार विद्यमान थे, अब उनके स्थान पर नवीन सामाजिक चेतना का उदय होने लगा और घटना वैचित्र्य, भाषा की अलंकारिकता, लंबे लंबे भावों की खींचतान और भावात्मक उद्गारों की भूल भुलैया से निकलकर वह एक सुनिश्चित कलात्मक रूप ग्रहण करता हुआ अपनी आत्मा को पहचानने लगा तथा अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य को भली भांति समझकर उसी में संलग्न हो गया। प्रेमचंद ने वास्तव में हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की। प्रेमचंद ने ही अपने मौलिक उपन्यासों की रचना करके हिंदी उपन्यास के नूतन युग का शुभ आरंभ किया। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में घटनाओं के निर्माण और उपसंहार में आदर्श का अवश्य ध्यान रखा और अपने चरित्रों एवं उनकी प्रवृत्तियों के चित्रांकन में भी वे आदर्शोन्मुखी ही रहे। परंतु उन्होंने अपने उपन्यासों में जो भी सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याएं उठाई, उनके समाधान भी हमारे सम्मुख प्रस्तुत किए। उनके चरित्र सदैव अपने अपने वर्ग एवं समूह की विशेषताओं से ओतप्रोत रहे और प्रेमचंद सदैव आधुनिक व्यक्ति चित्रण की प्रणाली से दूर रहे। प्रेमचंद जी ने हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ग्रामीण और शहरी व्यक्ति के साथ साथ विविध जातियों, वर्गों और स्थितियों की भी योजना की। उन्होंने गांवों और शहरों के परिवारों का भी सांगोपांग वर्णन किया और भारतीय गांवों की परिस्थितियों का यथार्थ निरूपण किया। भारतीय गांवों का जितना विशाल अनुभव प्रेमचंद जी को था, उतना अन्य किसी हिंदी के उपन्यासकार में नहीं दिखाई देता। प्रेमचंद जी के हृदय में ग्रामीण समाज के प्रति असीम सहानुभूति थी। प्रेमचंद में नैतिक गुण भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थे। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में कहीं भी कोई अश्लील चित्रण नहीं मिलता। जहां कहीं कोई घटना या चरित्र अश्लीलता की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ, वहीं पर वे रुक गए अथवा उन्होंने घटना में मोड़ प्रस्तुत कर दिया या उसे समाप्त ही कर दिया। प्रेमचंद जी के सभी उपन्यास महान आशावाद की सुदृढ़ नींव पर स्थित रहे। इसी कारण वे कहीं भी निराशावाद या पलायनवाद की ओर बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों द्वारा राष्ट्रीय एवं सामाजिक विकास की भूमि पर कार्य किया और उनका दृष्टिकोण सदैव मानवतावादी रहा। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी गति प्रदान की और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों का वस्तु विन्यास अत्यंत सरल रखा। कथानकों में वर्णनात्मकता की प्रधानता को महत्व दिया और जीवन को उसके समस्त विस्तार में ग्रहण करके उपन्यास में उसे स्थान दिया। जीवन के बाह्य जगत और अंतर जगत में से जिस सीमा के अंदर जो विस्तार संभव था, प्रेमचंद ने उसकी कुशलता पूर्वक सृष्टि की। उनकी दृष्टि अंतर्मुखी थी और वे एक उनकी दृष्टि वस्तुन्मुखी थी और वो एक बहिर्मुखी कलाकार थे। उन्होंने अपने उपन्यासों में निम्न और मध्यम वर्ग के गृहस्थों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया। उन्होंने सर्वप्रथम शील वैचित्र्य की उद्भावना की और मानव की अंतः प्रकृति या शील के उद्घाटन में अपना कौशल दिखाया। भारत की दीन दुखी जनता, गांव के अनपढ़ एवं भोले भाले किसान, शहर के शोषित मजदूर, निम्न वर्ग के पतित एवं दलित व्यक्ति, वर्ण व्यवस्था की निम्न जाति के व्यक्ति आदि उनके विशेष स्नेह के पात्र रहे। उच्च वर्ग के राजा महाराजा, उद्योगपति, पूंजीपति, जमींदार और हाकिम, मध्य वर्ग के व्यवसायी एवं नौकरी पेशा लोग, समाज के पुराणपंथी पंडित एवं पुरोहित, इन सभी के प्रति प्रेमचंद जी के हृदय में गहन सहानुभूति भरी हुई थी। वे सत और असत पक्ष को जानते हुए भी
किसी भी पक्ष से घृणा नहीं करते थे। मानवतावाद के पुजारी होने के कारण मानव मात्र के प्रति सहज आत्मीय भाव रखते थे। उन्होंने अपने उपन्यासों में इसी कारण पाप का तिरस्कार किया, किंतु कहीं भी पापी के प्रति घृणा व्यक्त नहीं की। विविध वर्ग, जाति, स्वभाव, संस्कार, सामाजिक स्थिति, व्यवस्था आदि के जितने अधिक पात्रों का चित्रण प्रेमचंद ने किया, उतना अन्य किसी भी हिंदी के उपन्यासकार ने नहीं किया। प्रेमचंद जी ने गांधी युग के 3 चरणों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण अपने उपन्यासों में किया। उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। अपने उपन्यासों में उन्होंने महाकाव्य के उचित दृष्टि विस्तार प्रदान किया। उनका दृष्टिकोण उपयोगितावाद और नीतिवाद के धरातल पर स्थित था। वे अधिक से अधिक लोगों का हित चाहते थे। उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी। वे अतीत और आगत की रंगीन कल्पनाओं के झमेले में कभी नहीं पड़े। वे आदर्शवादी थे और उनका आदर्श भी यथार्थ की ठोस भूमि पर स्थित था। इसी कारण उन्हें आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी भी कहा गया है। आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित कर्मभूमि और रंगभूमि दोनों ही उपन्यास उनके आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का ही परिणाम है। उन्होंने समाज की स्वस्थ और अस्वस्थ प्रवृत्तियों को अलग अलग करके अपनी सारी शक्ति उन अंधविश्वासों और कुरीतियों के उन्मूलन में लगा दी जो जीवन के स्वस्थ विकास में बाधक थे। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय समस्याओं का उद्घाटन भी बड़ी तत्परता के साथ किया। वे एक ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले थे जो साहित्यिक होते हुए भी जनभाषा के सर्वथा निकट थी और जो परवर्ती लेखकों की भाषा से कहीं अधिक रोचक, मोहक और मधुर थी। उन्होंने हिंदी उपन्यास का वर्चस्व स्थापित किया और यही कारण है कि आज भी उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित होकर वे हिंदी के सामाजिक उपन्यासकारों में सबसे ऊंचे स्थान पर